सिनेमाई दुनिया हमें सजे धजे महिलाओं और शिष्ट पुरुषों को दिखाती है जो मध्य युगीन युग और उस समय की माहौल को रोमांटिक बना देती हैं। हालांकि असलियत में सच्चाई इतनी सुगंधित नहीं थी। 19वीं सदी से पहले यूरोप में भयानक जंगलीपन का राज्य था। रात की खामोशी और दिन की हलचल के बीच शौचालयों और रात में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की गंध फैली रहती थी जो सीवेज की जगह लेते थे। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में निवासी अपने बर्तनों का सारा कचरा सीधे खिड़कियों से बाहर फेंक देते थे और राहगीरों को चेतावनी देने के लिए चिल्लाते थे, गाड़ी लू, जिसका अर्थ था सावधान रहो। 13वीं सदी के अंत में पेरिस में भी एक कानून बनाया गया था कि खिड़की से रात का बर्तन फेंकते समय जरूर चिल्लाना चाहिए, सावधान पानी। इसी वजह से उस समय चौड़ी टोपी पहनने का चलन शुरू हुआ। यह एक्सेसरी महंगे कपड़ों और विग्स को ऊपर से गिरने वाली किसी भी चीज से बचाती थी। पूरे यूरोप में सफाई कर्मियों को काम पर रखा जाता था ताकि वे सड़कों को मलमूत्र से साफ करें और रास्ता खुला रखें। मध्य युग में शौचालय लगभग नहीं थे, केवल उच्च वर्ग के लोगों के पास ही होते थे। हालांकि अमीर घरों में मौजूद शौचालय कक्षों का आधुनिक बाथरूम से कोई लेना देना नहीं था। आमतौर पर ये बस अलग कमरे होते थे जिनमें यूरोपीय महिलाएं और पुरुष सीधे फर्श पर ही शौच करते थे और बाद में नौकर सफाई करते थे। ये समझना मुश्किल नहीं कि नौकरों की कोशिशों के बावजूद ऐसी प्रक्रियाओं के बाद बदबू लंबे समय तक नहीं जाती थी। पेरिस के कई मेहमानों के विवरणों के अनुसार, जिनमें लियोनार्डो दा विंची भी शामिल हैं, शहर की सड़कों पर भयानक दुर्गंध फैली रहती थी। दरअसल शहर में सबसे ज्यादा बदबूदार जगह वर्साय था। मामला यह था कि वहाँ पहुँचने के बाद लोग तब तक महल नहीं छोड़ते थे जब तक कि राजा से मुलाकात न हो जाए। और चूंकि वहाँ शौचालय नहीं थे, इसलिए छोटी वेनिस में गुलाबों की खुशबू नहीं बल्कि कुछ और ही महक आती थी। हालांकि खुद लुई 14वें के पास वाटर क्लोसेट था। सूर्य राजा लुई 14वें मेहमानों से मिलते समय भी उस पर वाटर क्लोसेट पर बैठ सकते थे। उस समय उच्च पदस्थ लोगों के शौच के दौरान उपस्थित रहना विशेष सम्मान की बात थी। कहा जाता है कि जब महल में बदबू असहनीय हो जाती थी तो राजा लुई अपनी मंडली के साथ दूसरी रिहाइश में चले जाते थे और उसके बाद ही कमरों को हवादार और साफ किया जाता था। मानव जीवन की अपशिष्ट हर जगह फैली थी, दरवाजों के पास, बालकनियों पर, आंगनों में, खिड़कियों के नीचे। मध्य युगीन भोजन की गुणवत्ता और गंदगी के माहौल में दस्त आम बात थी। लोग शौचालय तक पहुंच ही नहीं पाते थे। पेरिस में पहला सार्वजनिक शौचालय केवल 19वीं सदी में बना, लेकिन वह भी सिर्फ पुरुषों के लिए था। रूस में सार्वजनिक शौचालय पीटर प्रथम के समय में आए, लेकिन वे भी केवल दरबारियों के लिए थे। हालांकि फ्रांस के विपरीत यहाँ शौचालय पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बनाए गए थे। और 100 साल पहले स्पेन में देश के विद्युतीकरण के लिए एक अभियान शुरू हुआ था। इसका नाम सीधा और स्पष्ट था, यूनिटाज। असल में पहला फ्लश टॉयलेट टैंक के साथ इससे कहीं पहले आ चुका था। इसे इंग्लैंड के शाही दरबार के दरबारी जॉन हैरिंगटन ने 16वीं सदी के अंत में आविष्कार किया था। लेकिन वाटर क्लोसेट लोकप्रिय नहीं हो सका क्योंकि यह महंगा था और सीवरेज की व्यवस्था नहीं थी। सदी के मध्य में खराब दांत कुलीनता का प्रतीक माने जाते थे। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों था। बहुत से लोग मानते हैं कि मध्य युग में खराब दांत किसानों और निम्न वर्ग के लोगों के होते थे। हालांकि असल में दंत समस्याएं सबसे अधिक अक्सर अभिजात वर्ग में पाई जाती थीं। यह इसलिए था क्योंकि 11वीं से 15वीं सदी के बीच यूरोप में चीनी का व्यापक प्रसार हुआ था। यह उत्पाद उस समय के लोगों के आहार में सामान्य नहीं था और इसी कारण जिन लोगों के पास इसे खरीदने की क्षमता थी, उनमें तेजी से कैविटी और अन्य दांतों की समस्याएं विकसित होने लगीं। इसी वजह से जल्द ही खराब दांतों को संपन्नता और कुलीनता का प्रतीक माना जाने लगा। साथ ही ऐसे लोग डॉक्टरों के पास जाने की जल्दी में भी नहीं रहते थे और ये बात समझ में भी आती है कि क्यों। क्योंकि उस समय एनेस्थीसिया मौजूद नहीं था और किसी भी दंत समस्या का समाधान केवल एक ही था, बीमार दांत को निकाल देना। अंधकार युग में जुओं को ईश्वर के मोती कहा जाता था और उन्हें पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। संत, चाहे पुरुष हो या महिला, आमतौर पर इस बात पर गर्व करते थे कि उनके पैरों को कभी पानी नहीं छूता था, सिवाय उन मौकों के जब उन्हें नदी पार करनी पड़ती थी। और प्रेम में डूबे ट्रूबादूर अपने शरीर से पिस्सू निकालकर उन्हें अपनी प्रेमिका पर छोड़ देते थे ताकि कीड़े के पेट में खून मिलकर उस जोड़े के दिलों को एक कर दे। आज यह प्रक्रिया काफी घिनौनी लग सकती है, लेकिन उस समय यही रोमांस था। अपनी सारी पवित्रता के बावजूद कीड़े मकोड़े लोगों को परेशान करते ही थे। इसी वजह से हर किसी के पास ब्लॉकैचर या एक छोटी सी कुतिया होती थी। आमतौर पर इस कुतिया का इस्तेमाल महिलाएं किया करती थीं। तो प्यारी लड़कियों, जब भी आप अपनी जेब में गुलाबी कपड़े में लिपटी छोटी कुतिया लेकर चलती हैं, तो याद रखें कि यह परंपरा कहाँ से आई है। जुओं से छुटकारा पाने का एक और तरीका भी था। यह तरीका घने बालों वाली महिलाओं में लोकप्रिय था। वे फर का छोटा टुकड़ा लेते थे, उसे खून और शहद में भिगोते थे और फिर उसे अपने बालों में रख लेते थे। खून की गंध पाकर कीड़े उस चारे की ओर आकर्षित होते थे और शहद में फंस जाते थे। इसके अलावा लोग रेशमी अंडरवियर पहनते थे जो वैसे भी अपनी फिसलन के कारण ही लोकप्रिय हुआ था।
ईश्वर के मोती इतनी चिकनी कपड़े पर चिपक नहीं सकते थे, लेकिन यह सब उस पारे के सामने कुछ भी नहीं था जिसे लोग जुओं से बचने की उम्मीद में सिर की त्वचा में मलते थे और खाते भी थे। सच तो ये है कि इससे सबसे पहले लोग ही मरते थे, जुए नहीं। सदी के मध्य में साबुन का उपयोग मुख्य रूप से औषधीय उद्देश्यों और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए होता था। साबुन बनाने के लिए अक्सर चूना और साबुन का ही उपयोग होता था। कभी कभी इसमें लकड़ी की राख को भी मिलाया जाता था, जिसे चर्बी या तेल के साथ मिलाया जाता था। इसके बाद साबुन से टिक्कियां और पट्टियां बनाई जाती थीं, जिनमें सूखे फूल और खुशबूदार चीजें लेवेंडर मिलाई जाती थीं। साबुन की गुणवत्ता और खुशबू व्यक्ति कितना अमीर है निर्भर करती थी। हालांकि मामला हमेशा छूने तक सीमित नहीं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग साबुन बनाने के लिए बहुत कठोर क्षार का इस्तेमाल करते थे, जिससे ज्यादा रगड़ने पर त्वचा को घिस सकता था। 16वीं सदी में जब व्यापारिक मार्ग खुले और साबुन बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल अधिक सुलभ हुआ, तब साबुन बनाना और भी आम हो गया। हालांकि 18वीं सदी में साबुन बनाना यूरोप में एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया और इसे व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले लगभग सभी जल संबंधी क्रियाएं अनावश्यक मानी जाती थीं, बल्कि उन्हें बर्बरता की श्रेणी में दर्ज किया गया था। अधिकांश मध्य युगीन डॉक्टर नियमित रूप से स्नान करने के पक्ष में थे, प्लेग महामारी के समय को छोड़कर, क्योंकि उनका मानना था कि गर्म पानी से चौड़ी हुई त्वचा के रोम छिद्र संक्रमित हवा को सोख सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों की सिफारिशों को बहुत कम लोगों ने गंभीरता से लिया। इसके साथ न नहाने का विशेषाधिकार समाज के अमीर वर्गों के पास था। उदाहरण के लिए स्पेन की रानी इसाबेला ने स्वयं स्वीकार किया था कि उन्होंने जिंदगी में 2 बार स्नान किया, जन्म के समय और शादी के दिन। फ्रांस के एक राजा की बेटी जुओं के कारण मारी गई थी। पोप क्लेमेंट पंचम की मृत्यु पेचिश से हुई थी। पोप क्लेमेंट 7वें की मृत्यु खुजली स्केबीज से हुई थी। एक और थे नॉरफॉक के ड्यूक, जो धार्मिक विश्वासों के कारण स्नान से इनकार करते थे। आखिरकार उनका शरीर फोड़े फुंसियों से भर गया और तब उनके नौकरों ने, जो शायद मालिक से कहीं अधिक समझदार थे, इंतजार किया जब तक कि उनकी महिमा नशे में न हो जाए, फिर उन्हें बाथटब में डालकर साफ किया। और लुई 14वें के शयन कक्ष में, जो अपनी जिंदगी में केवल 2 बार ही स्नान करते थे, इतनी गंदगी की बदबू थी कि रूसी दूतों ने बाद में लिखा, फ्रांसीसी राजा जंगली जानवर की तरह बदबू मारता है। वैसे यह उल्लेखनीय है कि रूसी लोगों को असली बर्बर माना जाता था। उस समय के मानकों के अनुसार वे बहुत ही अधिक बार स्नान करते थे। कई यूरोपीय लोग भय के साथ उस उन्माद का वर्णन करते थे जो रूस में स्नान के दौरान होता था, और यह टिप्पणी करते थे कि रूसी लोग कितने अशिक्षित और अंधकारमय थे। पानी से जुड़ी ऐसी आदतों का यह रवैया कई कारणों से उत्पन्न हुआ था। कुछ लोग संक्रमण से डरते थे, कुछ का मानना था कि चेहरे को धोने से अंधापन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, और कुछ लोग बस पानी से डरते थे क्योंकि वे बचपन से ही इसके आदी नहीं थे। और निश्चित रूप से ऐसे लोग भी थे जो धार्मिक कारणों से स्नान करने से इनकार कर देते थे। पूरी समस्या और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि मध्य युग में कपड़े धोना कोई नियमित काम नहीं था। गंदे बिस्तर और कपड़े साल में 2 बार से ज्यादा नहीं धोए जाते थे, और पाउडर के रूप में क्षार व मूत्र का मिश्रण इस्तेमाल होता था। भयानक बदबू से बचने के लिए सुगंधित साधनों का सहारा लिया जाता था। महिलाएं पाउडर का इस्तेमाल करती थीं, पुरुष कपड़ों के बीच सूखी जड़ी बूटियों से भरे छोटे थैले रखना पसंद करते थे, और गुप्तांग व बगल को गुलाब जल से पोंछा जाता था। हालांकि यह सब भी मध्य युगीन निवासियों को न तो बदबू से और न ही बीमारियों से बचा पाता था। गंदगी और व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी के बावजूद मध्य युगीन निवासियों में सुंदरता की चाहत कम नहीं थी। इसीलिए सुगंधित साधनों, पाउडर और तेलों के अलावा पुरुष और महिलाएं अपनी सुंदरता और युवावस्था बनाए रखने के लिए तरकीबें अपनाते थे। उदाहरण के लिए महिलाएं नियमित रूप से पेशाब से अपना चेहरा धोती थीं। हम में से अधिकांश के लिए बर्बरता जैसा लगता है, लेकिन उस समय के अभिजात वर्ग मूत्र के एंटीसेप्टिक और पुनर्योजी गुणों पर विश्वास करते थे। बेशक आधुनिक विज्ञान जानता है कि मूत्र में कोई लाभकारी गुण नहीं होते और महिलाएं खुद को व्यर्थ ही कष्ट देती थीं। मूत्र से जवानी वापस नहीं आती। मूत्र के अलावा मध्ययुगीन लोग राख, नदी के पानी और विषैले पौधों के रस से बने मिश्रणों का इस्तेमाल करते थे। 21वीं सदी में अधिकांश लोगों के लिए मुलायम ब्रिसल्स वाली आधुनिक टूथब्रश और खास फॉर्मूले वाली टूथपेस्ट आम बात है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था। मध्य युग में जब स्वच्छता अधिकांश लोगों के लिए प्राथमिकता नहीं थी, दांतों की देखभाल करना काफी मुश्किल था। दांतों की ब्रश की जगह लकड़ी की एक छड़ी होती थी, जिसका सिरा सुरक्षित रूप से नुकीला होता था, या फिर कपड़े में चूना पत्थर भरकर उसे मुंह में चबाना पड़ता था। ये तरीके खास असरदार नहीं थे, इसलिए बहुत कम लोग इन पर ध्यान देते थे। यूरोप में दांतों की नियमित सफाई की परंपरा काफी देर से स्थापित हुई, लेकिन तब भी इसे लंबे समय तक अशिष्ट माना जाता था। स्वच्छता की कमी से मुंह की सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा होती थीं। खासकर कैरीज, दांतों में सड़न बहुत आम था। ये कहने की जरूरत नहीं कि मुंह से बदबू आना आम बात थी। हालांकि इससे भी डरावना तब होता था
जब मध्ययुगीन महिलाओं और सज्जनों के दांत पूरी तरह सड़ जाते थे और वे अपनी मुस्कान वापस पाने के लिए गरीबों से स्वस्थ दांत खरीद लेते थे। सिर्फ 17वीं सदी में ही दांतों की देखभाल की आवश्यकता पर पहली किताब प्रकाशित हुई, जिसमें कैरीज को दांतों के कीड़े के रूप में वर्णित किया गया था। लेकिन इससे भी मौखिक स्वच्छता का व्यापक रूप से प्रसार नहीं हुआ। दांतों के ब्रश का बड़े पैमाने पर उत्पादन केवल 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, जब नायलॉन के ब्रिसल्स वाला टूथब्रश आविष्कृत हुआ। तब से दांतों की देखभाल के तरीके लगातार बेहतर होते जा रहे हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए मौखिक स्वास्थ्य पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मध्य युग में प्रसव के दौरान महिलाओं और शिशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक थी। चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था और ज्यादातर मामलों में जब गर्भावस्था के दौरान कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती थी जो प्रसव को प्रभावित कर सकती थी, तो प्रसूता को दी जाने वाली चिकित्सा सहायता उपचारात्मक प्रार्थनाएं पढ़ने या बुरी शक्तियों को दूर करने वाले टोने टोटकों तक ही सीमित रहती थी। हालांकि जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, न तो ये प्रार्थनाएं और न ही टोने टोटके इस समस्या का खास समाधान कर पाते थे। प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए मध्ययुगीन महिलाओं को तेल और सिरके का पेय दिया जाता था। साथ ही उन्हें गरुड़ के मल से बने सेक भी लगाए जाते थे। ऐसी प्रक्रियाएं बहुत कम मदद करती थीं, लेकिन फिर भी कई सदियों तक इन्हें अपनाया जाता रहा क्योंकि कोई और विकल्प उपलब्ध नहीं था। आधुनिक महिलाओं के पास मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के लिए कई तरह के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। मध्ययुगीन काल में महिलाओं को अपनी सूझबूझ और रचनात्मकता का सहारा लेना पड़ता था। मध्ययुगीन यूरोप में महिलाएं मासिक धर्म के स्राव को रोकने के लिए विशेष कपड़े की पट्टियां इस्तेमाल करती थीं, जिन्हें वे अपनी स्कर्ट की पेटी से पिन कर लेती थीं। हालांकि इन पट्टियों को दिन में 10 बार तक धोना और बदलना पड़ता था। एक और आम विकल्प जो मध्ययुगीन इंग्लैंड और फ्रांस में लोकप्रिय था, एक विशेष प्रकार का दलदली काई था। इसे स्फाग्नम सिम्बिफोलियम कहा जाता था। इस पौधे में अद्भुत अवशोषण क्षमता होती थी। स्थिति में बदलाव केवल 20वीं सदी की शुरुआत में आना शुरू हुआ, जब नर्सों ने शोषक सर्जिकल नैपकिन्स को स्वच्छता साधनों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। यह खोज आधुनिक स्वच्छता उत्पादों जैसे टैम्पॉन और पैड्स के विकास की दिशा में पहला कदम थी। स्वच्छता के प्रति ऐसा रवैया बीमारियों के बढ़ने का कारण बनता था। हालांकि मध्ययुगीन काल के डॉक्टर निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और जानते थे कि बीमारियों से कैसे निपटना है। इलाज के सबसे आम तरीके जोंक लगाना, रक्तस्राव कराना और दागना थे। जोंकों से कैंसर और सर्दी, पेट में मरोड़ और सिरदर्द का इलाज किया जाता था। और जब तक जोंक लगाने वाले डॉक्टर फल फूल रहे थे, उनके मरीज खून के संक्रमण से मर जाते थे, भले ही वे शुरू में सिर दर्द या मांसपेशियों की थकान जैसी मामूली शिकायतों के साथ आए हों। खुली चोटों का इलाज अक्सर गर्म सलाख से किया जाता था। माना जाता था कि यह संक्रमण से लड़ने का एक प्रभावी तरीका है। कभी कभी सलाख मदद करती थी, लेकिन हमेशा नहीं, और कभी कभी ऐसे हस्तक्षेपों के बाद अंग को काटना पड़ता था। कुल मिलाकर सचमुच कुछ 100 साल पहले तक दुनिया आज की तुलना में कहीं अधिक अंधेरी, डरावनी और अज्ञानी थी। कल्पना करना भी मुश्किल है कि हमारे इतने दूर नहीं हुए पूर्वजों का जीवन स्तर आज की तुलना में कितना अलग था। तो आज की इस सुविधा के लिए हम केवल आधुनिक तकनीक और प्रगतिशील चिकित्सा अनुसंधान का ही धन्यवाद कर सकते हैं। यही सब हमारे पास है। सभी को शुभकामनाएं और फिर मिलेंगे।